हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा और बी ए सिक्स सेमेस्टर में मैं पहला टॉपिक जो थिंकर्स हैं एम एन श्रीनिवास साहब, उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। तो एम एन श्रीनिवास ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, मैंने पहले आपको वेस्टर्नाइजेशन पढ़ाया यानी पश्चिमीकरण पढ़ाया, फिर कल्चराइजेशन संस्कृतिकरण पढ़ाया। आज मैं टॉपिक में तीसरा लेक्चर जो ले रहा हूँ वो सेकुलराइजेशन का है, लौकिकीकरण का है ना। तो लौकिकीकरण क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो लौकिकीकरण शब्द सर्वप्रथम एम एन श्रीनिवास ने यूज किया, लौकिकीकरण, है ना। तो क्या है लौकिकीकरण, इसके बारे में एम एन श्रीनिवास साहब क्या कहते हैं एम एन श्रीनिवास said that what secularization live in what was privilege considered religious, it is the no longer considered so। लौकिकरण शब्द के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस बात में निहित है जिससे पहले धार्मिक माना जाता था, अब उसे वैसा नहीं माना जाता। यानी लौकिकरण हुआ है कि जो परंपरागत जो हमारी इंडियन सोसाइटी की जो धार्मिक व्यवस्था है उसको हम कैसे आप तार्किक ढंग से देखने लगे हैं, है ना। तार्किकता आ गई है ना। उसमें क्या आ गई, तार्किकता आ गई है, रैशनैलिटी आ गई। ट्रेडिशनल रूप से जो व्यवस्था बनी थी वो व्यवस्था अब नहीं है। क्या आ गई उसमें, तार्किकता आ गई। ठीक है बेटा, आगे क्या कहते हैं एम एन श्रीनिवास, सेट द सेकेंड इनिशियल एलिमेंट ऑफ सेकुलराइजेशन इन इंटेलेक्चुअलिज्म। पहले कहते हैं जो पहले तो बात बताते हैं और दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो सेकंड है वो क्या है, इंटेलेक्चुअलिज्म है, बुद्धवाद, बुद्धिवाद, है ना। पहले क्या मानते हैं, पहले को मानते हैं कि जो पहले लौकिकरण सब जो धार्मिक माना जाता था अब वो ऐसा नहीं है, इट्स नोट लॉन्गर कंसिडर्ड, अब वो ऐसा रिलीजियस नहीं, उसमें क्या आ गई है, तार्किकता आ गई है। और दूसरा क्या कहते हैं कि उसको क्या डेवलपमेंट किस में आ गया, बौद्धिकवाद में, इंटेलेक्चुअली में क्या हो गया, विकास हो गया। यानी जब माइंड का हमारे विकास होगा तो हम क्या होंगे, किसी चीज में रैशनल हो जाएंगे, तार्किक हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनल रूप से, परंपरागत रूप से जो सोसाइटी की व्यवस्था बनी है वो तर्क के माध्यम से देखने लगेंगे। मतलब कि जो रिलीजियस जो हमारा धार्मिक व्यवस्था है उसमें क्या सही है क्या गलत है, जो वो उस आधार पे हम इसकी क्या है व्याख्या करने लगेंगे कि धर्म में अगर वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बताया गया, क्या तो शूद्र के बारे में क्या सारी व्यवस्था सही है, तार्किक ढंग से हम सोचने लगेंगे, है ना। तभी अनटचेबिलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी का क्या हो गया, उसका अंत कर दिया गया, मतलब तार्किक ढंग से सोचने लगेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं एम एन श्रीनिवास, कहते हैं secularization is a vision of life in which religious define contemporary social environment by based on democratic value, है ना। मतलब लौकिकरण जीवन का एक विशेष दृष्टिकोण है। क्या है, लौकिकरण जीवन का एक विशेष दृष्टिकोण है जिसमें धर्म की परिभाषा समकालीन सामाजिक परिवेश में प्रजातांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है उसके आधार पर करके दी जाती है, मतलब उसके आधार पर दी जाती है। कहने का मतलब एम एन श्रीनिवास कहा कि लौकिकरण जीवन का वह दृष्टिकोण है जिसे धर्म की परिभाषा समकालीन सामाजिक परिवेश में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर दी जाती है। मतलब कहने का मतलब जो डेमोक्रेटिक मूल्य है, मतलब लोकतांत्रिक क्या है, सबको समान रूप से देखना, सबका कल्याण हो, वेलफेयर हो, है ना, उसको ऊंच और नीच के आधार पर नहीं देखना, है ना। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो देश की पब्लिक है, जो देश की जनता है ना, उसको क्या डेमोक्रेटिक मूल्यों पर जो लौकिकरण को उन्होंने कहा देखने की बात की। ठीक है बेटा, तो आगे देयर आर टू मेजर नेचर ऑफ सेकुलरिज्म, है ना। सेकुलराइजेशन के तो
टू मेजर नेचर ऑफ सेकुलरिज्म। दो प्राकृतिक जो नेचर है उसका, पहला क्या है, हम कैसे समझेंगे सेकुलराइजेशन को, उसके बारे में एम एन श्रीनिवास कहते हैं चेंज इन रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी फर्स्ट, और सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, यानी जो सोसाइटी की संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाना, है ना, जो सोसाइटी की संरचना है उसमें क्या हो जाना, परिवर्तन आ जाना, और दूसरे डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअली, यानी बौद्धिक में जो बौद्धिकवाद है उसका विकास हो जाना। ये दो मेजर नेचर हैं लौकिकरण के, मतलब कि जो सोसाइटी की वर्तमान जो संरचना, जैसे ट्रेडिशनल रूप से जो संरचना थी कि जाति व्यवस्था पे आधारित था, ज्वाइंट फैमिली पे आधारित था, है भारतीय समाज, जो रिलीजियस जो धार्मिक दृष्टिकोण है उस पर आधारित था हमारा समाज, है ना, सामुदायिक भावना पे आधारित था, ग्रामीण परिवेश था, है ना, लेकिन उस स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया, ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में बदलने लगी, है ना, जो ग्रामीण व्यवस्था अर्बनाइजेशन में बदलने लगी, है ना, ठीक है, जो परंपरागत मूल्य थे उसमें परिवर्तन आ गया कि भाई शूद्र अछूत होता है लेकिन अनटचेबिलिटी को मान्यता दे दी गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें रैशनैलिटी आ गई, तार्किकता आ गई। तो टू मेजर फैक्टर, चेंज रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो गया। पहले संरचना कैसी थी समाज की, जाति व्यवस्था पे आधारित था, है ना, क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली पे आधारित था, ठीक है, धार्मिक रिलीजियस पे आधारित था, है ना, तो इस पे, लेकिन उसमें क्या हो गया, चेंजिंग आने लगी न्यूक्लियर फैमिली में, है ना, और क्या कहते हैं जो रिलीजियस जो सिस्टम है उसमें चेंज आने लगे। पहले भाई शूद्रों को नहीं जाने दिया था मंदिरों में, वर्तमान में चेंज आ गया, सब लोग समान हैं, ऊंच नीच की भावना का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि तार्किक का ढंग से हम सोचने लगे, ठीक है बेटा। अब आगे बात करेंगे फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, विशेषताएं क्या हैं लौकिकरण की, है ना। लौकिकरण, सबसे प्रथम सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन में थोड़ा सा हम डिफरेंस आपको बता दें। सेकुलरिज्म वो होता है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलराइजेशन और सेकुलरिज्म में थोड़ा डिफरेंस ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी विशेष धर्म के आधार पर भारत को हम नहीं चलाते, बल्कि सबको समान धर्म, भारत में किसी धार्मिक आधार पे हम भेदभाव नहीं करते, बल्कि सबको, सारे धर्म को समान जीने का अधिकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलराइजेशन मतलब जो ट्रेडिशनल वैल्यूज में तार्किक हो जाना, बुद्धिवाद, इंटेलेक्चुअलिज्म हो जाना, ठीक है बेटा। जो परंपरागत रूप से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें क्या हो जाना, परिवर्तन आ जाना, है ना, तार्किक आ जाना, परिवर्तन आ जाना, ठीक है। चलिए अब आगे, फीचर्स ऑफ सेकुलराइजेशन, लैक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक प्रभाव कम होना। फीचर्स क्या है भाई, धार्मिक प्रभाव कम होना। जो फीचर्स हैं उसमें क्या है कि धर्म, क्या हो गया, धर्म का प्रभाव कम हो जाना। अब क्या है भाई धर्म का प्रभाव कैसे कम हो जाएगा भाई, धार्मिक रूप से भारतीय समाज की व्यवस्था बनी हुई थी, भारतीय समाज में सब कुछ धर्म था, धर्म के आधार पे कि भाई धार्मिक रूप से तमाम भेदभाव थे कि कोई नीच ऊंच के यहाँ जा नहीं सकता, कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करता, नीच जात का, है ना, नीच जात का काम जो लो कास्ट के लोग हैं वही काम वो करेंगे, है ना, भगवान एक है, प्रभु के वही जो कहता है वही सब सत्य होता है। इस आधार पे पंडित लोग जो है क्या है, रिलीजियस आधार पे समाज को बांट रखे थे, है ना। तो उसमें क्या है, वो प्रभावित हो गया लौकिकरण से। क्यों, क्योंकि उसमें तार्किकता आ गई। क्या ये सही है, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। धर्म के आधार पर हम समाज को नहीं बांट सकते, ठीक है, सबको समान जीने का अधिकार है। क्यों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तार्किकता आ गई। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, यानी धार्मिक विशेषता में सेकेंड है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, बुद्धिवाद की महत्वपूर्णता। क्या है मतलब, तार्किक ढंग से जो हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था है कि भाई समाज ऐसे ही है, जो ऊंचा नीचा इसी हिसाब से बटा हुआ है, कोई जो धनी है वो धनी रहेगा, जो लो कास्ट में पैदा हुआ ऐसा ही रहेगा। कहने का मतलब जो समाज की व्यवस्था है वो ऐसे ही रहेगी, लेकिन
इंटेलेक्चुअलिज्म यानी तर्कवाद की जब क्या कहते हैं, बुद्धिवाद का जब विकास हुआ, कहे नहीं भाई समाज ऐसा नहीं रहेगा, समाज तो जो ट्रेडिशनल व्यवस्था उसमें चेंज आ गया। मतलब जो लो कास्ट के लोग अपर कास्ट मतलब अपर के जो उनके व्यवहार है उस तरह वो धारण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, उनके जैसा रह सकते हैं, खा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लो कास्ट को उन बस से अलग कर दिया जाता था, वो अलग रहते थे, है ना, उनको गांव के मुख्य भूमि पे नहीं आने दिया जाता था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता था, लौकिकरण में क्या है कि तार्किकता आ गई है, ठीक है। और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिकवाद, जो अगली विशेषता, जो अगले फीचर्स हैं वो क्या है, वैज्ञानिकवाद, साइंटिफिक यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखने के लिए नए नए डिस्कवरी होने लगे, नई नई चीजें हमारे सामने आने लगी। ग्लोबलाइजेशन के दौर में लौकिकरण और ऊपर आने लगा, यानी ट्रेडिशनल व्यवस्था जो भारतीय सोसाइटी थी, विश्व के अदर जो कंट्रियां हैं उनसे जो उनके कल्चर को देखी और उनसे प्रभावित हुई, जैसे वेस्टर्नाइजेशन से, पश्चिमीकरण से प्रभावित हुई, बहुत सारी चीज़ें उनसे उन्होंने ली वेस्टर्नाइजेशन से, है ना। बहुत सारी हमारे भारतीय समाज में तमाम धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, शिक्षा का बढ़ावा मिला जो ब्रिटिश से, है ना, मैकाले का जो है कई लॉ नियम आया, है ना। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या हो गया, बढ़ा, वैज्ञानिकवाद से नई नई इंडस्ट्री लगी, है ना, इंडस्ट्री लगी तो सब लोग साथ रहने लगे, साथ रहने तो भेदभाव दूर हुआ, है ना। तो कहने का मतलब विज्ञान के युग में तार्किकता ने अधिक पांव फैला लिए, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, अभी पढ़ेंगे बेटा आगे क्या है, इंडियन सोसाइटी का क्या इंपैक्ट है, भारतीय समाज पर जो लौकिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, पवित्रता और अपवित्रता पर प्रभाव पड़ा। मतलब पहले जो लोग जो क्या कहते हैं, जो अछूत लोग थे उनको नहीं छुआ जाता था, है ना, और जो उच्च जात के लोग थे वो धार्मिक कार्य करते थे और वो छू सकते थे सारी चीजों को, है ना। और इसमें क्या हुआ, ये ऐसा, अब इसमें क्या हो गया, ये प्रभावित हो गया तार्किकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हमारा। हम सोच ले नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग क्या कहते हैं जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, है ना। पवित्रता की बात नहीं है कि अपर कास्ट के कई लोग अपवित्र कार्य करने लगे हैं आजकल। देखिए आप सर्विसेज में कई हाई क्लास के लोग आके क्या कहते हैं बाल काटते हैं, सफाई का काम करते हैं, प्यून हैं। लेकिन ट्रेडिशनल व्यवस्था में ऐसा नहीं था, ट्रेडिशनल व्यवस्था के लो कास्ट के लोग ऐसा काम करेंगे, है ना, ठीक है। आगा है इस्पेक्ट ऑफ कर्मा स्कैंडल, है ना, कर्म पे प्रभाव हुआ। कर्म जो कर्म की प्रधानता थी कि कर्म से ही जो क्या कहते हैं जातियां वर्ण व्यवस्था चलता है, जैसे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ब्राह्मण क्या कहते हैं पठन पाठन का कार्य करेगा, क्षत्रिय जो है रक्षा का कार्य, वैश्य जो व्यापार का करेगा, है ना, और शूद्र ऐसा कार्य नहीं। अब व्यवस्था कोई भी कोई कार्य कर सकता है तार्किकता में, है ना, इसको गलत नहीं माना जाता, लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसको गलत माना गया, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ थॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण के विचारों में और उनका जो ऑक्यूपेशन था उसमें प्रभाव आया। क्यों अदर कास्ट के लोग भी अब क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण का कार्य करने लगे। तमाम कथा देखा होगा आप संस्कार में, तमाम ऐसे अदर कास्ट के लोग आते हैं जो अपना क्या कहते हैं प्रवचन कहते हैं, केवल ब्राह्मणों की पूरी विरासत नहीं रही है ना, उनके ऑक्यूपेशन पे और क्या कहते हैं जाति के लोगों ने अधिकार बना लिया, ठीक है। और उनके विचार जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उस पर भी लौकिकरण ने प्रभाव डाला। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, यानी कास्ट भी प्रभावित हुई, जो ऊंच नीच, भोजन न करना, है ना, छुआछूत, अंतःविवाह, है ना, एक कास्ट के क्या थे, एक कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडोगेमी मैरिज, अनटचेबिलिटी, है ना, फ्रूड, हायरार्की, ये सब क्या है, कास्ट का क्या है, ये कास्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इसमें क्या हुआ, सेकुलराइजेशन से चेंज आया, इंडोगेमी अंतर जाति व्यवस्था जो मैरिज है उसमें परिवर्तन आया, लोग दूसरे जात से विवाह करने लगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1995, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये बताया गया कि अदर कास्ट के लोग एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से विवाह कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसको संरक्षण मिला हुआ है,
पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी ट्रेडिशनल व्यवस्था में, इसीलिए कहते हैं तार्किकता के आधार पर हम लौकिकरणों को समझेंगे। ठीक है बेटा। इम्पैक्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में इम्पैक्ट पड़ा। ट्रेडिशनल क्यों? विज्ञानवाद के जब विज्ञानवाद आया, साइंटिफिक सोसाइटी जब आई, वैज्ञानिक समाज जब आया, तो उसमें क्या हुआ कि नए नए इंडस्ट्री लगने लगे शहरों में, और इसके बाद अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, नगरीकरण शुरू हो गया। नगरीकरण शुरू होने से कि जो ज्वाइंट फैमिली हमारी जो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम, इंडियन सोशल सिस्टम में जो परंपरागत फैमिली की जो व्यवस्था थी वो ज्वाइंट फैमिली थी। कि मतलब ज्वाइंट फैमिली का मतलब कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहें, ठीक है, एक साथ भोजन करें, एक साथ क्या कहते हैं पूजा करें, एक ही संपत्ति के भागी हों, समान सहभागिता हो, कॉमन सारी चीज़ें, कॉमन वर्शिप हो, कॉमन फूड्स हो, कॉमन हाउस हो, है ना, कॉमन किचन हो, है ना, ये सब ज्वाइंट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या हुआ कि इसमें चेंज आ गया। क्यों? क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी मशीनें लगे, तो गांव से शहर की तरफ लोग माइग्रेट किए, प्रवास किए, जिससे वो न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? वाइफ हस्बैंड अनमैरिड चाइल्ड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है बेटा। तो जाके शहर में रहने लगे, पहले गए नौकरी करने के लिए, फिर अपनी पत्नी को भी लाए गांव से, फिर वहीं साथ रहने लगे, फिर बच्चे भी हुए, तो न्यूक्लियर फैमिली को जन्म देता है। ठीक है, ओके बेटा। इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिमिलरिटी ऑफ हिंदुइज्म, जो ट्रेडिशनल समानता थी कि भाई उसमें क्या हिंदुइज्म में, वो भी चेंज हो गई। ठीक है बेटा, वो भी क्या हो गई, वो भी ट्रेडिशनल सिमिलरिटी से मतलब परंपरागत जो सामान्यता थी वो क्या है हिंदू सोसाइटी में, उसमें क्या है, वो चेंज हो गई, है ना। मतलब वही जो हमने पहले बताया कि जो कि एक जात का विवाह दूसरे से नहीं हुआ, एक वर्ण क्या कहते हैं दूसरे वर्ण में क्या कहते हैं एक वर्ण दूसरे वर्ण में तो जा सकता था, लेकिन एक जात दूसरे जात में नहीं जा सकती थी, है ना। तो कहने का मतलब जो इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिमिलरिटी ऑफ हिंदुइज्म, उसमें प्रभाव पड़ा इसका कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया, है ना। और जो मंदिरों में प्रवेश की बात की जाती थी कि ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण ही पठन पाठन का कार्य करेगा, नहीं, दूसरी जातियां भी ये काम करने लगी, और ब्राह्मण के लोग और अदर काम करने लगे, ये सब देखने को मिला, है ना। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सबके? ओके बेटा, ठीक। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस सेकुलरिज्म, मतलब लौकिकीकरण को प्रभावित करने वाले क्या कारक थे। जो ये सेकुलराइजेशन है ये क्यों हुआ, इसके किस प्रभाव के कारण सेकुलराइजेशन हुआ, उसके कौन कौन से फैक्टर थे, है ना, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण ने सबसे ज्यादा प्रभाव किया सेकुलराइजेशन को। हमने बताया है, पश्चिमीकरण आपने पढ़ा होगा, 150 सालों का जो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं, 150 सालों का जो ब्रिटिश इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे पड़ा, भारतीय समाज पे 150 सालों का जो प्रभाव पड़ा, वो चाहे प्रभाव साइकोलॉजिक सोशल हो या कल्चरल हो या पॉलिटिकल हो, सामाजिक प्रभाव में आपने देखा वेस्टर्नाइजेशन में क्या कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन में आपने देखा सामाजिक प्रभाव में उसका क्या कहते हैं विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, तमाम ऐसे आंदोलन हैं। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, तमाम ने क्या कहते हैं तमाम जो ये सामाजिक आंदोलन जो हुए वो सब वेस्टर्नाइजेशन के कारण हुए। ठीक है, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंग के सहायता से की। ठीक है ना, बेस्ट, ठीक है। और वेस्टर्नाइजेशन के प्रभाव से ही विधवा पुनर्विवाह नियम आया। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, शारदा एक्ट जिसे कहते हैं, हरविराज शारदा अजमेर के थे, उन्होंने क्या कहते हैं बाल विवाह को संरक्षण प्रदान करवाया। कहने का सब क्यों हुआ, ये सब हुआ तार्किकता, सेकुलराइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन। अब इसके कारण नगरीकरण बढ़ा। जब इंडस्ट्री लगने लगी, लोग क्या हुए, गांव से नगर की तरफ चलने लगे, तो गांव का प्रवास जो हो गया नगरों की तरफ, इससे अर्बनाइजेशन में बढ़ावा मिला, है ना। ठीक है, ट्रैफिक और सेकुलराइजेशन कारण ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। तार्किकता आई तभी तो ग्राहम बेल ने
क्या कहते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किया, ट्रैफिक यानी यातायात व्यवस्था और भी सुदृढ़ होने लगी। रेल नहीं था, वायुयान नहीं था 1853 में, डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी की तरह में समय मुंबई स्थानीय की तरफ 34 किलोमीटर ट्रेन चली। राइट बंधुओं ने 1911 में क्या कहते हैं बना दिया, हवाई जहाज बना दिया, है ना। तो कहने का मतलब कि तार्किका डाक और तार सेवा शुरू हो गई, है ना। तो कम्युनिकेशन, संचार यानी टेलीविजन जो हम बात कर रहे हैं, रेडियो, जो आजकल मोबाइल, ये सब क्या है, ये सब तार्किकता, लौकिकरण के कारण। क्योंकि वर्तमान जो परंपरागत जिससे जो हमारी व्यवस्था थी कि भाई हम पैदल जा रहे हैं कहीं पे जाने के लिए, घोड़े की सवारी हम कर रहे हैं, बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं, अब नहीं, अब लोग फ्लाइट से जाने लगे, मोटर साइकिल से जाने लगे, कार से जाने लगे। अगर रेशनैलिटी नहीं, वैज्ञानिकवाद नहीं होता, आविष्कार नहीं होता कि हम कर पाते, अगर हम ट्रेडिशनल रूप से रहते तो नहीं ना, ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, मॉडर्न एजुकेशन और आधुनिक शिक्षा ने जो हमारे जो परंपरागत जो सोशल सिस्टम था उसमें ज़्यादा आघात किया। कैसे भाई, देखिए हम एक क्लास में पढ़ते हैं, उसमें तमाम जाति के लोग पढ़ते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, है ना। और जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, ये सबकी मॉडर्न शिक्षा, अंग्रेजी जो मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था है जब वो हिंदुस्तान में आई, तो जो हमारी ट्रेडिशनल गुरुकुल संस्कृति, सांस्कृतिक जो हम ट्रेडिशनल रूप से लेते थे, उसमें क्या हुआ, उसमें बदलाव आया, है ना। मॉडर्न एजुकेशन, नई नई चीज़ें, आपने देखा होगा तमाम वैज्ञानिक हमारे जो भारत के हैं, उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हॉनेबर गवर्नर थे, हॉनेबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भूतपूर्व थे, और वो थे, देखिए उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता, पृथ्वी मिसाइल का उन्होंने आविष्कार करा। तमाम ऐसे हैं वैज्ञानिक जो भारत के इसरो में काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे नासा में काम कर रहे हैं इंडिया। सब किस कारण हुआ, मॉडर्न एजुकेशन के कारण। ठीक है, हमारी जो और तकनीक है वो बढ़ रही है। आज देखिए कोरोना काल में कोविशील्ड तो ब्रिटेन की है, लेकिन कोवैक्सीन इंडिया बायो ने बनाया है। तो अगर वैज्ञानिकवाद नहीं हो, तर्कवाद नहीं होता तो क्या हम बना पाते इसको, नहीं बना पाते। तो मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और तमाम जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चले, ये किस कारण हुए, तर्कता के कारण, बुद्धिवाद, लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन के कारण, है ना। तमाम सोशल मूवमेंट चले, है ना। आर्य समाज, गो बैक टू वेदास 1875 में किसने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद जी ने, है ना। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, गुलामगिरी के लेखक, क्या नाम उनका, ज्योतिबा फुले साहब। तमाम ऐसे आंदोलन भारतीय समाज में, रिफॉर्म आंदोलन चले, जिन्होंने लौकिकता के, लौकिकीकरण के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हुआ, और मैं समझता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। और किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन कर लेगा, बात कर लेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट। और